Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 27th of August 2021, Friday. Inspiration of the day is you don't have to be a genius or a visionary or even a college graduate to be successful. You just need a framework and a dream. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. IT notices give FPIs the jitters. पिछले कुछ दिनों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हंड्रेड्स ऑफ नोटिस सर्व किए हैं. किसको सर्व किए हैं? टू डिफरेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. डिफरेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स ने करीब हंड्रेड्स ऑफ नोटिस सर्व किए हैं. क्यों सर्व किए हैं? एज पर द top tax consultant, these foreign portfolio investors were involved in filing defective returns. All these foreign portfolio investors were actually not filing the actual returns. They are using some malpractices to reduce their returns. So the income tax department has issued notice to them under section 139 Clause 9 of IT Act for the past assessment year. और क्लियरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को बोला है दैट दे शुड रेक्टिफाई द डिफेक्ट एज सून एज पॉसिबल एंड फर्निश देयर बैलेंस शीट्स अलॉन्ग विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स. जो उनके एग्जैक्ट और एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको सबमिट करें रेक्टिफाई करके जितनी भी एरर्स आई हैं रिटर्न्स फाइलिंग में. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट, दैट इज़ फॉर पास्ट असेसमेंट ईयर इवन दो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू सो अंडर करंट रेगुलेशन. जबकि एज पर करंट रेगुलेशन उनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं दे अर्न कैपिटल गेंस एंड डिविडेंड इनकम इन इंडिया बट are not involved in running any business or any professional activity and do not have any permanent establishment in India. और इस नोटिस के बाद से जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं दे आर अगेन वेरी मच अपसेट. और ये जिस तरह का नोटिस IT डिपार्टमेंट ने सर्व किया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, FPIs को, ये अगेन इंडिया की इमेज को टार्निश करेगा टैक्सेशन सिस्टम को लेकर के. क्योंकि रिसेंटली रेट्रो टैक्स के जो कई सारे केसेस आए हैं उसके बाद से इंडिया की ग्लोबल लेवल पे जो इमेज है टैक्सेशन रेजीम को लेकर के, अनसर्टेनिटी को लेकर के इन टैक्सेशन रेजीम वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है. और इस तरह के नोटिस जो IT डिपार्टमेंट सर्व कर रहा है ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरह के नोटिस फिर से इंडिया की इमेज को टार्निश करेंगे एट अ ग्लोबल लेवल रिलेटेड टू द अनसर्टेनिटी इन केस ऑफ इनकम टैक्स रेजीम. जबकि कई सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि दैट डेवलपमेंट इज़ अनप्रेसिडेंटेड एंड एट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ द ग्लिचेस इनटू द न्यू IT पोर्टल, जिसके बारे में हम कई बार से डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इन्फोसिस ने डेवलप किया है. और उसको लेकर के रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उन्हें एक टारगेट लाइन भी दी कि उससे पहले वो अपना जो भी टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं IT पोर्टल में उसको रिजॉल्व करें. तो एक्सपर्ट का कहना है ऑल दीज अनप्रेसिडेंटेड और एट्रीब्यूटेड और डिफेक्टिव रिटर्न्स मे बी बिकॉज ऑफ द new IT portals or maybe because of the certain glitches that are coming into the new IT portals. जबकि FPIs जो हैं उनका ये कहना है कि that is all because of the IT department itself. इसमें कोई भी टेक्निकल ग्लिच के इश्यूज नहीं हैं. जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं दे आर परसीविंग इट एज टू बी द टैक्स इंक्वायरीज दैट इज कमिंग फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट. दे डू नॉट व्यू इट एज अ टेक्निकल ग्लिच. और इस तरह की अगर परसेप्शन डेवलप हो रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के माइंड में दैट में अगेन क्रिएट अ बैड इमेज of India among the overseas investors who had been wrong-footed in the past by the country's uncertain tax regime. हालांकि इन्फोसिस की तरफ से इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है वेदर दीज असेसमेंट्स और रिटर्न्स आर बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ग्लिचेस or because of some administrative issues. Although few person who are aware about the matter, they are saying that notices for the older assessment years have been already generated and resent, and our teams has reached out to the officials at the centralized processing system which has told us that it is a technical glitch. तो
इन्फोसिस की साइड से कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स या ऐसा इन्फॉर्मेशन एलिसिट नहीं करी गई है जिसमें कहा गया हो कि जो भी असेसमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, रिटर्न में जो भी गलतियाँ हुई हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ग्लिचेस। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का ये ओपिनियन है कि न्यू आईटी रेजीम जो आया है, जो आईटी पोर्टल आया है, उसकी वजह से कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हो रही, कोई भी रीज़न हो, बट इसका इंडिया की जो इमेज है, ओवरऑल इमेज है, ग्लोबल इमेज, उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और डेफिनेटली निगेटिव ही फ़र्क पड़ने वाला है। सो दीज आर द फ्यू की पॉइंट्स दैट यू कैन गो थ्रू। फॉरेन इन्वेस्टर्स को बोला गया है कि वो अपनी जो भी बैलेंस शीट है उसको रेक्टिफाई करें और रेक्टिफाइड शीट को अलॉन्ग विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सून सबमिट करें टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स। FPIs earn capital gains and dividend income. They do not have any business activities in India. Minor student, they do not have any permanent resident in India as well. So lots of foreign portfolio investors are actually planning to rectify the issue, and they are approaching to the CBDT on this issue. FPI may have to pay penalties, may be denied refund if return ट्रीटेड एज इनवैलिड। तो ये इसके रिपोकर्शन हो सकते हैं, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बट मोस्ट लाइकली ऐसा नहीं होगा क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के केसेस को फेस कर रहा है। सो देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट दिस FPI मे पे द पेनल्टीज और मे इम्पोज द पेनल्टीज। तो अप्रॉक्सीमेटली 10,206 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया में अभी तक रजिस्टर्ड हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। आई ऑन रिटेल SME क्रेडिट एज PSB प्रिपेयर फॉर फेस्टिवल्स। कल ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को डायरेक्ट किया है दैट दे शुड स्टार्ट लेंडिंग मोर, दे शुड स्टार्ट गोइंग फॉर आउटरीच प्रोग्राम इन ऑर्डर टू स्टार्ट इंक्रीज द क्रेडिट ग्रोथ इन द कंट्री। तो उसी को लेकर के आज भी एक थोड़ी सी न्यूज़ है जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स के क्रेडिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया गया। तो ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर एक्चुअली फाइन ट्यूनिंग देयर प्लान्स फॉर अपकमिंग फेस्टिवल सीजन। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर एन आउटरीच प्रोग्राम टू स्केल अप देयर क्रेडिट ऑफ टेक अक्रॉस द कंट्री, तो आउटरीच प्रोग्राम तक वेट करने से पहले ही बैंक्स आर रेडी फॉर देयर फेस्टिवल प्लान्स। बट इस टाइम बैंक जो है रिटेल और फार्म सेक्टर के अलावा एक्सपोर्ट सेक्टर पर भी फोकस कर रहे हैं, जैसा कि कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भी था, इन ट्यून विद द ग्लोबल रिकवरी, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो रिकवरी की सिचुएशन में आ चुके हैं। इंडिया अभी भी बहुत ज़्यादा पेस में रिकवरी नहीं कर रहा है, लेकिन अगर अदर कंट्रीज़ की बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज़ में पैंडेमिक जो है वो कब किया जा चुका है और कंट्रीज़ और इकोनॉमीज़ जो है रिकवरी की सिचुएशन में, दैट इज़ वाई द डिमांड ऑफ द इंडियाज़ एक्सपोर्ट इज़ इंक्रीजिंग। और हम ये पिछले कई महीनों से डेटा में भी देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट है इंडिया का वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ कर रहा है, एंड दैट इज़ समवेयर इंडिकेटिंग दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ डोमेस्टिक डिमांड बट देयर इज़ अ हाई डिमांड एग्जिस्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो एज़ पर द डिफरेंट ऑफिशियल्स और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI, ओनम और गणेश चतुर्थी से स्टार्ट हो जाता है फेस्टिवल सीजन। सो बैंक्स आर इन बेटर शेप विद द कंफर्टेबल कैपिटल एडिक्वेसी एंड दे आर have done every provisioning in order to cover the bad loan and enhance the credit filter as compared to the last 2 years. So banks are all ready for the festive season and following the directions of our finance minister. तो festive season के बाद once festive seasons are over and banks lend sufficiently, थर्ड क्वार्टर के बाद से बैंक्स जो हैं वो आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर क्रेडिट ग्रोथ रेट स्पेशली इन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा, रिटेल लोन रजिस्टर्ड एन एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ 11.9% इन द मंथ ऑफ जून एज कम्पेयर टू द 10.0% अ ईयर अगो। और डेफिनेटली इसमें भी लो बेस इफेक्ट है पिछले साल यानी पैंडेमिक की फर्स्ट वेव। तो पैंडेमिक की फर्स्ट वेव में रिटेल ग्रोथ रेट हमने डिस्कस भी करी थी, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं कि रिटेल की जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो डाउन हुई थी, 10.4% थी, जो कि इस साल 11.9% हो गई। हालांकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं है बट समवेयर इट इज़ इंक्रीजिंग। एंड माइंडेड स्टूडेंट, रिटेल क्रेडिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कॉन्स्टिट्यूट करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है इनटू क्रेडिट ग्रोथ रेट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। और स्पेशली अगर हम बात करें होम लोन्स की, होम लोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिटेलर्स जो होम लोन्स लेते हैं, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स जो स्मॉल बोरोवर्स जो होम लोन लेते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द
growth prospect of any bank. So the increase was primarily due to the accelerated growth in loan against the gold, jewelry and vehicle loan. और जो रिटेल में इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो जो 10% से 11% का, जो 10% से 11% का जो इंक्रीज देख रहा है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी लोन एंड व्हीकल लोन एज पर द एक्सपर्ट. सो क्रेडिट ऑफ टेक, सो बैंक क्रेडिट ग्रोथ ट्रेंड सिंस June 2020 to June 2021. So this is the data that you can have a glimpse upon. SME की बात करें तो उसमें 21 फाइनेंशियल ईयर में निगेटिव लोन ग्रोथ थी, क्रेडिट ग्रोथ थी, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में 6.4% तक इंक्रीज हुई. रिटेल में भी ग्रोथ देखने को मिली 10.40 से 11.90 तक. एक्सपोर्ट में भी एक सब्सटेंशियल ग्रोथ देखने को मिली और इस बार बैंक्स जो हैं वो भी एक्सपोर्ट लोन पर फोकस कर रहे हैं. हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एक्सपोर्ट लोन पर फोकस करने को बोला है, जिससे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है अभी इस पैंडेमिक के बाद, जो आफ्टर पैंडेमिक जो रिकवरी हो रही है ग्लोबल लेवल पे, एक्सपोर्ट पोटेंशियल उसको सपोर्ट कर सके और कहीं भी फंड क्रंच की सिचुएशन ना जनरेट हो. इंडिया कैन लीवरेज दिस अपॉर्चुनिटी ऑप्टिमली. अब देख लेते हैं article number 3 that is given on page number 6. Talks over Tapi pipeline gather steam with Taliban at the helm. तापी का फुल फॉर्म क्या है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, इसीलिए इसको तापी बोलते हैं. T stands for तुर्कमेनिस्तान, A stands for अफगानिस्तान, P stands for पाकिस्तान और I stands for India. It is an ambitious gas pipeline program of these 4 कंट्रीज़. इस न्यूज़ को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी कि एक्चुअली है क्या, या तापी पाइपलाइन क्या है. तो तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैज़ बिन इन टॉक फॉर एटलीस्ट और ऑलमोस्ट 3 डिकेड, 30 सालों से ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कशन और नेगोशिएशन में है. इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान हैज़ रिक्वेस्टेड द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB. आप मुझे बताएंगे ADB बैंक को कौन सपोर्ट करता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिक्वेस्ट करी थी 2021 में इन 3 कंट्रीज़ ने टू एक्ट एज अ सेक्रेटरीट फॉर स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द प्रपोज्ड तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान नेचुरल गैस पाइपलाइन. इनिशियली ये 3 कंट्रीज़ ही इन्वॉल्व थे. लेटर ऑन मार्च 2003 में इंडिया को भी इनवाइट किया गया इस पर्टिकुलर गैस पाइपलाइन को के प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए. एंड इन इट्स प्रेजेंट प्रपोज फॉर्म तापी पाइपलाइन विल बी एक्सटेंडेड ओवर 1600 किलोमीटर. And finally, India has decided to join this particular Tapi gas pipeline, or it has become the Tapi TAPI gas pipeline project. तो ये चारों ही countries, these all 4 countries decided to join invest in setting up the Tapi pipeline gas company TPCL in 2013. TPCL in 2013 has been established by all these 4 countries, और जिसमें चारों ही कंट्रीज़ का अलग अलग स्टेक है. 2016 में एग्री हुआ कि जो तुर्कमेनिस्तान है होगा, तो तुर्कमेनिस्तान की जो कंपनी है मतलब PSU है वो 85% तक का स्टेक होल्ड करेगी TPCL में. दैट द अफगान गैस एंटरप्राइजेस, पाकिस्तान इंटरस्टेट गैस सिस्टम एंड इंडियाज़ गेल ईच विल होल्ड द 5%. तो 85% जो स्टेक है हम ये कह सकते हैं सिंपल टर्म में वो अफगानिस्तान का है. जो रिमेनिंग 5% है दैट बिलोंग्स टू ऑल अदर 3 कंट्रीज़, नेमली अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया. और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो $7.7 बिलियन है. और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इन चारों ही कंट्रीज़ को एनर्जी सफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. जो क्रूड ऑयल को लेकर के जो डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं वो रिड्यूस होगी. ये तो हो गया तापी के बारे में. अब आज की ये न्यूज़ क्या है? पहली बात तो हम सब जानते हैं कि इस समय अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा डोलड्रम की सिचुएशन है. तालिबान ने जिस तरह से अफ़गानिस्तान को टेक ओवर किया है उसके बाद से तापी का जो प्रोजेक्ट है, तापी जो प्रोजेक्ट है वो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अनसर्टनिटी है. वाई? बिकॉज अफ़गानिस्तान इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट और की प्लेयर इन टू दिस पर्टिकुलर गैस लाइन प्रोजेक्ट. And Tapi pipeline is among the 3 transnational pipelines that have been drawing the boat for a long.
और ये बहुत क्लियर है कि जो ट्रांसनेशनल पाइपलाइन जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, 3 चल रहे हैं जो मेजर प्रोजेक्ट्स, जितने भी ट्रांसनेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू प्लान एंड हार्डर टू इम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, बॉर्डर के इश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, नेचुरल इश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं। तो एक तो प्लान करना, कंट्रीज़ का आपस में साथ में आना, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना और ज़्यादा हार्डर होता है। और उस केस में जहाँ पर इस समय अफ़गानिस्तान में इस तरह की सिचुएशन बनी है, वो पाइपलाइन कितनी ज़्यादा सिक्योर है, फ्यूचर में उसको लेकर कितनी वायबिलिटी है, तालिबान कितना उसको रहने देगा या स्टेबल बना रहने देगा, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर अदर 3 कंट्रीज़। और पिछले कुछ टाइम से, जब से यूएसए अफ़गानिस्तान से अलग हो रहा था, उसके बाद से इंडिया वॉज साइलेंट ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, क्योंकि इंडिया को कहीं ना कहीं इन अनसर्टनिटीज़ का अंदाज़ा था। तो इंडिया वॉज वेरी साइलेंट और ऑन दिस पर्टिकुलर तापी प्रोजेक्ट। इट सीम्स दैट द गवर्नमेंट वांट टू सी इफ द तालिबान्स आर रियली सीरियस अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड वॉट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस दे आर एक्चुअली गोइंग टू अडॉप्ट, क्योंकि इंडिया को कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि लेटर ऑन तालिबान विल कैप्चर द अफगानिस्तान। तो यहाँ पर इंडिया ने एक वेट एंड वॉच का अप्रोच अडॉप्ट किया था तापी को लेकर के, और इंडिया वॉज कीपिंग द साइलेंस सिंस 2016 और 17। इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहा था तापी प्रोजेक्ट्स में। India's plan for gas-based economy are hinging on assured affordable gas supplies to ensure the consumer make the shift from to the natural gas। और इसके बाद से इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कई बार इंडिया को गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए कई बार जो ये गोल है उसको रीट्रेट किया मल्टीपल टाइम्स ऑन डिफरेंट फोरम्स। कहीं ना कहीं इंडिकेट है कि इंडिया इज़ ऑल सीरियस अबाउट तापी, बट स्टिल इंडिया इज़ वेटिंग और अडॉप्टिंग द वेट एंड वॉच अप्रोच बिकॉज ऑफ तालिबान टेक ओवर। और अगर इंडिया के एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस के टारगेट की बात करी जाए, तो टारगेट इज़ टू टेक द शेयर ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम 7 to 15%। अभी जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इंडिया की फुलफिल होती है उसमें 7% जो है वो गैस कंट्रीब्यूट करती है, नेचुरल गैस का कंट्रीब्यूशन है, जिसको इंक्रीज़ करके 15% तक का लाने का टारगेट है, और जिसमें तापी जैसा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। और इस एनर्जी मिक्स में इंपोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस as domestic supply of natural gas will be depleted in the next 5 years. That is why government was keen on such projects. तो डोमेस्टिक सप्लाई इंडिया के पास गैस की भी इतनी नहीं है और क्रूड ऑयल की भी इतनी नहीं है। दैट इज़ वाई इंडिया की जो डिपेंडेंसी है इम्पोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG पर, वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें तापी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। ऑल्दो इम्पोर्टेड LNG के लिए इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्यों तापी पर इंडिया इतना फोकस कर रहा है? ऑप्शंस तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, अदर फॉर्म में भी इंडिया इंपोर्ट कर सकता है LNG को, बट अफोर्डेबिलिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर और आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट इंडिया इज़ कंसर्न। एंड it is not only India that is concerned about the affordability and the price stability of the LNG, but all other economies, those who are looking forward for LNG, they are also very much concerned। इसीलिए एक स्टेबल, एक रिलायबल, एक कंटिन्यूस सोर्स की ज़रूरत थी, जो कि तापी इंडिया को प्रोवाइड कर रहा था। बट स्टिल तालिबान के टेक ओवर के बाद से जो हीट है, डिस्कशन है, वो भी तापी पाइपलाइन में फिर से स्टार्ट हो गया, बट तालिबान का अभी भी इस पर कोई भी इंस्टांस नहीं आया है। तो still there are number of questions that are unanswered. Let's see in future what development will take place. अब देख लेते हैं some other news clips. Government give wings to drone policy. So India on Thursday announced new regulation for operating the drones. Drones को लेकर के बहुत ज़्यादा issues जनरेट हो रहे थे कि कौन ड्रोन ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं जब कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई प्राइवेट इवेंट फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस अगर ड्रोन को यूज़ किया। तो दैट इज़ वाई एक्सपर्ट वर डिमांडिंग कि इंडिया नीड अ प्रॉपर ड्रोन पॉलिसी इन ऑर्डर टू रेगुलेट द यूजेस ऑफ ड्रोन, क्योंकि ड्रोन का यूजेस रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट हैज़ अ नंबर ऑफ सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस एज वेल। तो थर्सडे को इंडिया ने अनाउंस कर दिया न्यू रेगुलेशन फॉर ऑपरेटिंग द drones, bringing down compliances burden by shortening the approval process and allowing the self certification and reduce documentation।
और इस नए रूल के बाद जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2021 था, जो कि इस साल मार्च में ही इफेक्ट में लाया गया था इन ऑर्डर टू रेगुलेट द यूजेस ऑफ ड्रोन, वो फिलहाल के लिए रिप्लेस हो जाएगा इस नए रूल और नए रेगुलेशन के बाद से। एंड दिस रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू सेट ऑफ रूल वाज फेल्ट आफ्टर इंडस्ट्री सेट एग्जिस्टिंग रूल वर टफ टू फॉलो फॉर ड्रोन कंपनीज, मैनी ऑफ विच आर न्यू एज स्टार्टअप। तो जो पहले जो मार्च में इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर मार्च में जो लाया गया था अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2021, वो बहुत ज़्यादा टफ था, जिसकी वजह से कई सारी जो ड्रोन कंपनीज थी, जो स्टार्टअप कंपनीज थी, उनको लॉस हो रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट ने नया रेगुलेशन लाया और उस नए रेगुलेशन में कुछ जो कंप्लाइंसेस थे उनका बर्डन रिड्यूस कर दिया है, जस्ट लाइक अप्रूवल प्रोसेस, सेल्फ सर्टिफिकेशन अलाउ कर दिया है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को रिड्यूस कर दिया है, जिससे कि जो स्टार्टअप्स कंपनीज हैं, न्यू एज स्टार्टअप कंपनीज इन केस ऑफ ड्रोन, उनको थोड़ा सा push मिल सके. The new drone rules users in a landmark moment in this sector, and the rule are based on the premise of trust and self certification. Self certification बहुत important clause है जो इस नए रूल में लाया गया है for the users of drone. Approval, compliances requirement, entry barriers have been significantly reduced. So self-certification and non-intrusive monitoring has been promoted under this new rules. Security features like no permission, no takeoff, NP/NT, real-time tracking back on, geofencing to be notified in future. इन दो issues पर अभी कोई फिलहाल regulation नहीं आया है. Industry will have 6 month lead time for all compliances. Users और development दोनों को लेकर के कई सारे regulations लाए गए. इंडस्ट्री को भी 6 महीने का टाइम दिया गया कि 6 महीने तक आप जितने भी रेगुलेशन हैं जो नई पॉलिसी में आए हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगर आप वॉलेट करते हैं एनी रूल एनी रेगुलेशन, जो भी मैक्सिमम पेनाल्टी होगी वो केवल 1 लाख रुपए तक की होगी, जो कि पहले के रेगुलेशन में ज़्यादा थी. Apart from it, digital sky platform to be developed as a user-friendly single window system, have a minimum human interface, and drone corridors need to be developed for cargo deliveries, जो कि आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में कार्गो डिलीवरी के लिए इवन ई-कॉमर्स कंपनीज भी जो होम बेस्ड डिलीवरी होती है उनको करने के लिए ड्रोन का यूजेस कर सकती हैं. फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट दिस, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज द यूजर्स ऑफ ड्रोन इन इंडिया. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. इंडिया अलाउज Boeing Max to fly 30 months after global ban. So aviation regulator, that is DGCA, on Thursday lifted a ban on Boeing 373 Max aircraft 2.5 years after it was grounded globally. The ban has followed the 2 crashes killing 346 on board. तो ये जो बोइंग का इंजन का जो क्राफ्ट है एयरक्राफ्ट है इसको बैन कर दिया गया था. इसके जितने भी एयरक्राफ्ट है सबको ग्राउंडेड कर दिया गया था फॉर सिक्योरिटी रीज़न. क्यों? क्योंकि बोइंग 373 मैक्स एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हुए 2 क्रैशेस हुए थे, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 350 लोग मरे थे. इसके बाद ये कहा गया था कि बोइंग का जो ये 737 मैक्स एयरक्राफ्ट है दैट इज़ नॉट सेफ. और ऐसे जितने भी एयरलाइंस, इंडिगो, गो फर्स्ट, विस्तारा, एयर एशिया, एयर इंडिया और जितनी भी एयरलाइंस इस पर्टिकुलर इंजन एयरक्राफ्ट को यूज़ कर रही हैं, दे शुड बी ग्राउंडेड. तो आफ्टर 2 months, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 year बैन, दिस पर्टिकुलर बोइंग मैक्स अलाउड टू फ्लाई. तो ग्लोबल बैन लगा था. इंडिया बिसाइड चाइना वॉज द ओनली मेजर एविएशन मार्केट फॉर शिकागो हेडक्वार्टर. बोइंग नॉट अलाउड फॉर एयरक्राफ्ट टू रिज्यूम द सर्विस सो फार. सो फाइनली अलाउ कर दिया गया है. लेट्स सी कि इस बार कोई ऐसा अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन देखने को ना मिले. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. राजन, सेंट्रल बैंक शुड नॉट मैंडेट ग्रीन बॉन्ड्स. सीधे सीधे मिस्टर राजन ने सेंट्रल बैंक को बोला है कि जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं, ग्रीन बॉन्ड्स मीन्स सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. ग्रीन बॉन्ड्स आर बेसिकली टू प्रमोट द सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ग्रीन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. तो उसको लेकर के मिस्टर राजन ने कहा है कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने की जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक की नहीं होती. इट इज़ द ओनर्स ऑफ गवर्नमेंट विच ऑलरेडी हैव सिग्निफिकेंट अदर पॉलिसी कमिटमेंट. तो बैंक के पास अपना और भी काम है. दे आर नॉट गोइंग टू प्रमोट द सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट. अगर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट, ग्रीन बॉन्ड को प्रमोट करना चाहती है, दैट इज़ द responsibility of the center government. So center government should not try to
force the bank, should not try to mandate the bank to buy the green bond or to promote the green bond. तो क्लियर वर्ड में मिस्टर राजन ने कहा है सेंट्रल बैंक शुड स्टीयर द क्लियर ऑफ पॉलिटिकली ड्राइवन unlegislated areas such as green and as they are mandated for providing the financial and monetary stability, not the sustainability. कॉन्स्टिट्यूशन में उनको सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए नहीं इस्टेब्लिश किया गया है. उनका मीन्स सेंट्रल बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ फॉर फिजिकल एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी. तो सस्टेनेबिलिटी को लेकर के बैंक्स को मैंडेट ना करे गवर्नमेंट. सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट को लेकर के, ग्रीन बॉन्ड को लेकर के किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन सेंट्रल बैंक पे नहीं डालना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. गवर्नमेंट टेल ऑटो सेक्टर टू कट चाइना इम्पोर्ट्स. ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं इस समय. एक्सपर्ट जो हैं ऑटो सेक्टर के, जो इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं, दे आर कॉलिंग फॉर जीएसटी रेट कट. ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेल्स नहीं हो रही. इसको लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस समय ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया में आ रही हैं. अब गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को सीधे सीधे डायरेक्शंस दिए हैं कि अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री चाहती है कि उस आगे उसकी सेल हो, इंडिया में उसकी ग्रोथ हो, तो दे शुड रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन China's imports. The government has told the automotive industry to reduce its dependence on China for electric vehicle. क्योंकि आगे आने वाला टाइम इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है और अगर इंडियन कंपनीज ये चाहती हैं कि उनका बिजनेस इंडिया में बना रहे, उनका मार्केट शेयर इंडियन इकॉनमी में बना रहे, स्पेशली ऑटोमोटिव सेक्टर में, दे शुड स्टार्ट रिड्यूसिंग देयर डिपेंडेंसी ऑन चाइनास इम्पोर्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल. क्यों? क्योंकि जिस तरह से चाइनीज़ कंपनीज़ का, चाइनीज़ स्टार्टअप्स का पेनिट्रेशन हो रहा है इंडियन मार्केट में, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, उसको देखते हुए जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनके पोटेंशियल, उनके फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क होगा और फिर से ऑटोमोटिव सेक्टर को रिवाइव कर पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत हैज़ नज्ड द एस्टैब्लिश्ड ऑटोमेकर्स टू मूव फॉरवर्ड with their own electronic vehicle plans, warning if they don't, the incumbent will cede the ground to startups as the smaller firms are growing exponentially. इंडिया में अगर स्टार्टअप्स की बात करी जाए तो स्टार्टअप, इस समय हम न्यूज़ भी पढ़ते हैं, डेली सुनते भी हैं कि स्टार्टअप्स जो इंडिया में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही हैं और इवन कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो यूनिकॉर्न और इवन डेकाकॉर्न बनने की सिचुएशन पर भी हैं. और अगर आप थोड़ा सा एक नज़र डालें इंडिया की स्टार्टअप्स कंपनीज़ पर, ऐसे देखने में तो लगेगा कि इट इज़ गुड. स्टार्टअप्स अगर इंडिया में अच्छे हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, तो इट इज़ गुड. बट अगर आप बहुत कीनली डेटा को ऑब्जर्व करें तो नंबर ऑफ जो स्टार्टअप्स हैं दे आर बैक्ड अप बाय चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट. तो उसी को लेकर के नीति कांत के जो सीईओ जो अमिताभ कांत नीति आयोग के, उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर को अर्ज किया है कि उनकी जो डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, चाइनीज़ फॉर्म्स और वो रिड्यूस हो. द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मस्ट रियलाइज दैट वी आर इन द मिस्ट ऑफ बिगेस्ट ट्रांजिशन एंड इफ़ यू डू नॉट सीज द ग्राउंड अदर्स आर रेडी टू टेक इट ओवर. आगे आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही, अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे, समवन एल्स विल डू दैट. And after that particular ceding of ground, it will be impossible for the Indian manufacturers to actually take over the ground. तो ऑटो कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को उनके एनुअल कॉन्फ्रेंस में पुश करते हुए नीति आयोग के जो सीईओ मिस्टर अमिताभ कांत हैं उनका ये कहना है. So that's all for today students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.